फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पंचकर्म का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वमन कर्म। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ा था, वो चैप्टर नंबर 5 था। यह है चैप्टर नंबर 6। इस लेक्चर में हम वन शॉट देखेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस वाइज हम कंप्लीट अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते हैं। वमन का इंट्रोडक्शन। वमन का सामान्य अर्थ है उल्टी या कय। जिस प्रक्रिया में ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है वह वमन कहलाता है। वमन ऊर्ध्व मार्ग हर शोधन होता है। हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि शोधन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले जो भी दोष जो होते हैं वो बॉडी में प्रकूपित हो जाते हैं तो उनको हमें दोषों को बाहर निकालना होता है बॉडी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्नेहन करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं और जो भी प्रकूपित दोष होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम शोधन कर्म कराते हैं। तो शोधन कर्म जो होता है वो प्रकूपित दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। फिर शोधन कर्म हम दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसे ऊर्ध्व मार्ग से हम शोधन कर सकते हैं और अधो मार्ग से हम शोधन कर सकते हैं। ऊर्ध्व मार्ग से हम मुख के द्वारा प्रकूपित दोषों को बाहर निकालते हैं और अधो मार्ग से हम गुदा मार्ग के द्वारा प्रकूपित दोषों को कोष्ठ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये वमन प्रक्रिया होती है, मतलब जो वमन मतलब होता है वॉमिटिंग, तो जो ये वमन प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को शरीर के बाहर निकालती है। ठीक है, उसी को हम वमन कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, जिस प्रक्रिया में ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है वह वमन कहलाता है और जो वमन होता है वो ऊर्ध्व मार्ग हर शोधन होता है। ठीक है, वम में ल्युट प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग वमन शब्द बनता है। जब हम वम शब्द में ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें एक पुल्लिंग शब्द बनता है जिसको हम वमन कहते हैं। इसका अर्थ होता है छर्दी, उल्टी करना, या तो फिर मर्दन करना, निस्सारण या निकाल देना, सर्ग या अभिष्यंत करना। तो ये सारे जो होते हैं ये वमन शब्द के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वमन शब्द के पर्याय क्या होते हैं। इसके पर्याय होते हैं छर्दी, प्रच्छर्दन, निहसारण, अभिष्यंदन, आहरण, वमथु, वांति, उद्भीरण, वामी और उल्लेखन। तो ये सारे होते हैं वमन के पर्याय। ठीक है, नेक्स्ट हम वमन की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वमन। ऊर्ध्व भाग अर्थात मुख मार्ग से प्रकूपित दोष और शरीर में बाधा करने वाले मलों को निकालना वमन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्व भाग मतलब जो हमारा ऊर्ध्व चतुर्गत भाग होता है, क्लेविकल के ऊपर का भाग होता है, जहाँ पर अर्थात यहाँ पर लिया गया है मुख मार्ग से प्रकूपित दोषों को शरीर से बाहर निकालना। प्रकूपित दोष जो शरीर में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे मलों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम वमन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वमन की परिभाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं वमन के योग्य और अयोग्य। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वमन कर्म। सबसे पहले हम इंडिकेशंस देख लेते हैं, योग्य देख लेते हैं। तो कफ प्रधान रोग में वमन कराया जाता है, कफज ज्वर में, अजीर्ण, अरुचि, विसूचिका, आलस्य, त्वक रोग, इन सब में वमन कर्म कराया जाता है। फिर इसके अयोग्य देख लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो बालकों में जो है वो वमन क्रिया नहीं कराई जाती है। वृद्ध, दुर्बल, गर्भिणी, रक्तपित्त, हृदय रोग, अतिसार, इनमें जो वमन होता है ये नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए वमन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ये हो गए इंडिकेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं वमन के योग्य रोग और रोगी। ये आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, सबसे पहले पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राज्यक्षमा, कास, श्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपत, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्धाहार, अजीर्ण में आहार, विसूचिका, अल्सक, विषपीत एवं गर्विश। तो ये सारे जो होते हैं वमन के योग्य रोग और रोगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आचार्य चरक के अनुसार वमन के अयोग्य रोग और रोगी देख लेते हैं। तो जो उरह छत से पीड़ित होते हैं, अति स्थूल होते हैं, अति कृश, बालक, वृद्ध, दुर्बल, भ्रांत, पिपासित मतलब प्यास से पीड़ित, क्षुधित मतलब भूख से पीड़ित। फिर उसके बाद है कर्म से भार ढोने से और पैदल चलने से थके हुए व्यक्ति को भी हम वमन नहीं कराते हैं। उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम और चिंता से युक्त। फिर उसके बाद धातु क्षीण, गर्भिणी, सुकुमार, वातपूर्ण कोष्ठ है जिसका। ठीक है, ऊर्ध्ववात मतलब उद्गार से पीड़ित, अस्थापन और अनुवासन बस्ती दिया हो जिसको, उनको भी हम वमन नहीं कराते। फिर हृदय रोग, उदावर्त, मूत्राघात, इनमें भी हम वमन नहीं करवाते। प्लीहा, गुल्म और उदर अष्ठिला मतलब अगर प्लीहा, गुल्म और उदर रोग है तो उनको भी हम वमन कर्म नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद स्वर भेद, तिमिर, शिरशूल, शंखक रोग, कर्णशूल एवं अक्षिशूल। तो ये सारे जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रोगियों को हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए।
हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक है वमन विधि, मतलब प्रोसीजर ऑफ वमन। वमन के पूर्व कर्म, कोई भी विधि होती है पंचकर्म में तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके पूर्व कर्म होते हैं, प्रधान कर्म होते हैं और पश्चात कर्म होते हैं। इसी प्रकार हम वमन विधि के भी सबसे पहले पूर्व कर्म पढ़ेंगे, फिर प्रधान कर्म पढ़ेंगे, उसके बाद पश्चात कर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वमन के पूर्व कर्म अगर देखें तो पूर्व कर्म के निम्न शीर्षकों में विभक्त किया गया है। जो पूर्व कर्म है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है संभार संग्रह, दूसरा है आतुर परीक्षा और तीसरा है आतुर सिद्धता। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम संभार संग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। संभार संग्रह का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेसेसिटीज फैसिलिटीज, मतलब जो भी हमें रिक्वायरमेंट मटेरियल्स रहेंगे उनको कलेक्ट करके रखना, जो भी फैसिलिटीज हमें रिक्वायर्ड है उन सबको कलेक्ट करके वमन क्रिया से पहले ही हमें रखना पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं संभार संग्रह, कलेक्शन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, सामग्री तथा उपकरण, मतलब मटेरियल्स और इक्विपमेंट सबसे पहले हम कलेक्ट करके रखेंगे वमन क्रिया कराने से पहले। तो सबसे पहले हम वमन योग्य एक कक्ष जिसमें समुचित प्रकाश, पानी, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले हमें वमन के लिए एक कक्ष बनाना चाहिए, एक रूम बनाना चाहिए जिसमें समुचित प्रकाश हो, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पर लाइट प्रेजेंट हो, पानी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये सारा जो है रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक रूम जो है जहाँ पर हम वमन करा रहे हैं उसको हम कहते हैं कक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद उपकरण में हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि उपकरण में वमन पीठ या एक कुर्सी, बाल्टी, टेबल, गिलास, कटोरी, मापना पात्र, नैपकिन, कमल पुष्प, नलिका, वमन पात्र, उष्ण जल पात्र, नेत्र बंधन, पट्टिका, दस्ताने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे जो हैं हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहते हैं वमन क्रिया कराने के लिए, ठीक है। एक शैया भी होनी चाहिए और साथ में बीपी अपैरेटस, वेइंग मशीन, थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमें पूर्व कर्म में कुछ औषध, मतलब मेडिसिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पहले से ही कलेक्ट करके रखनी चाहिए। सबसे पहले होती है वमन कारक औषध योगों को तैयार करना चाहिए। वमन कारक औषध योग क्या होते हैं कि जब भी हम वमन क्रिया करा रहे हैं तो उसमें हमें कुछ औषध की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वमन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी, इंड्यूस होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें वमन कारक औषध योगों की ज़रूरत होती है, तो उसको हमें पहले से तैयार करके रखना चाहिए। औषधि की संचित करके रखना चाहिए, जो भी औषधि बनाई है हमने उसको भी हमें कलेक्ट करके पहले से ही रखना चाहिए। वमन के उपद्रवों से के शमन हेतु भी पहले से ही औषधि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जब हम वमन क्रिया करवा रहे हैं उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं तो उसकी भी औषधि हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए। अर्थात वामक एवं वमनोपक तथा उपद्रव निवारण औषधियाँ होने से आकंठ पान हेतु दूध, इक्षुरस आदि होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि वमन क्रिया करवाते टाइम अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए जो औषधियों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो भी औषधि हम रोगी को दे रहे हैं उसके लिए जो अनुपान की आवश्यकता है, जैसे कि दूध, इक्षुरस, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें परिचारक की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि असिस्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एक डॉक्टर प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर और कुछ परिचारक प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम जब भी वमन क्रिया कराते हैं तो उसके हेतु में हमें 3 परिचारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने पूर्व कर्म में जो हमारी सेकंड हेडिंग थी वो थी आतुर परीक्षा। सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनका हमने कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमें आतुर की परीक्षा करनी चाहिए, मतलब एग्जामिनेशन करना चाहिए हमें पेशेंट का, कि जो पेशेंट है वो वमन क्रिया करवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी किस तरीके से परीक्षा करेंगे वो देख लेते हैं, किस तरीके से हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले अष्टविध, दशविध परीक्षा तथा परीक्षा विषय का विशेष रूप से करना चाहिए तथा दोष, औषध, देश, काल, बल, आहार, सात्मय, सत्व, प्रकृति तथा वय विषय के बारे में आचार्य कहते हैं इनके सूक्ष्म भेद होते हैं जो निर्मल बुद्धिमान वैद्य को भी विचलित कर देते हैं, अतः सावधानी पूर्वक इनका निर्णय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं पेशेंट का, जैसे आतुर परीक्षा कहते हैं हम आयुर्वेद में। तो अष्टविध परीक्षा के थ्रू हम जो है रोगी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दशविध परीक्षा के थ्रू कर सकते हैं, और उसमें हम कुछ विषय लेते हैं एग्जामिनेशन करते टाइम रोगी के, जैसे कि रोगी में कौन सा दोष प्रकोपित है, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति तथा वय, ये सारी चीज़ें देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि जो व्यक्ति है उसको हमें वमन कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। तो ये हो गए सारे एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट।
नेक्स्ट हम और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं आतुर परीक्षण के लिए, बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि दोष की अवस्था देखनी चाहिए हमें वमन क्रिया करवाने से पहले। कोष्ठ का विचार कर लेना चाहिए, जैसे कि कोष्ठ परीक्षा से ही वामक द्रव्य की मात्रा के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस तरीके का वामक द्रव्य हमें पेशेंट को देना है, कितनी मात्रा में देना है, तो वो हम डिसाइड करते हैं कोष्ठ का विचार करके। ठीक है, मृदु कोष्ठी जो होते हैं वो कफ प्रधान होते हैं, तो इनमें अल्प मात्रा में वामक द्रव्य की आवश्यकता होती है, तथा कल्क चूर्ण कषाय आदि का विचार भी हम कोष्ठ विचार से ही करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मृदु होते हैं, मृदु कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं, उनको हम अल्प मात्रा में वामक द्रव्य देते हैं, मध्यम कोष्ठ वालों को मध्यम मात्रा में देते हैं, और क्रूर कोष्ठ वालों को उत्तम मात्रा में वामक द्रव्य दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमें अग्नि का विचार भी करना पड़ता है, जैसे कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं जब हम पेशेंट का, तो हमें अग्नि को भी देखना पड़ता है, अग्नि का भी एग्जामिनेशन करना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मंद अग्नि होने पर वमन ही कराया जाता है, अतः स्नेहपान से पूर्व सम्यक परीक्षण आवश्यक है। यदि अग्नि मंद है तो दीपन पाचन देकर सम्यक करके स्नेहपान कर वमन कराते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी रोगी है उसकी अग्नि जो है वो मंद अग्नि है, तो वमन नहीं कराया जाता है ऐसे व्यक्तियों में। सबसे पहले, क्योंकि हमें वमन क्रिया कराने से पहले स्नेहपान कराना होता है, और अग्नि मंद होती है तो स्नेह का सही तरीके से पाचन नहीं होता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी रोगी है उसकी अग्नि जो है मंद है, तो उसमें हमें सबसे पहले रोगी को दीपन पाचन द्रव्य देने चाहिए, जिससे जो रोगी है उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। उसके बाद हमें स्नेहपान कराना चाहिए, और उसके बाद हमें वमन कर्म कराना चाहिए। फिर उसके बाद काल का विचार भी करना चाहिए, जैसे कि स्वस्थ पुरुष में वसंत ऋतु में हमें वमन कर्म कराना चाहिए। लेकिन अगर रोगावस्था है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसको रोग हुआ है, तो उसमें हमें साधारण काल में भी हम वमन कर्म करा सकते हैं। वमन और औषध विचार, मतलब हमें औषध का विचार किस तरीके से करना चाहिए, किस मात्रा में हमें रोगी को औषध देना चाहिए। तो प्रधान मात्रा में हमें क्वाथ 9 प्रस्थ देना चाहिए, मध्यम मात्रा में 6 प्रस्थ, और कनीयसी मात्रा में 3 प्रस्थ क्वाथ हमें देना चाहिए रोगी को। फिर उसके बाद कल्क चूर्ण और अवलेह का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रधान मात्रा में 3 पल, मध्यम मात्रा में 2 पल, और कनीयसी मात्रा में हमें 1 पल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मात्रा। फिर नेक्स्ट हम दोष अनुसार देख लेते हैं कि दोष के अनुसार वामक द्रव्यों का अनुपान क्या होना चाहिए। आगे चल के हम वामक द्रव्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे द्रव्य होते हैं जो वमन की प्रक्रिया को इंड्यूस करते हैं, मतलब जिसकी वजह से जो वमन है वो जल्दी जो है प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में। तो दोष अनुसार उन वामक द्रव्यों की भावना, मतलब अनुपान किस तरीके से देना चाहिए। जो भी हम वामक द्रव्य रोगी को दे रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अनुपान सेट करना होगा कि किसके साथ हम जो है वामक द्रव्य दे रहे हैं, तो उसको हम अनुपान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन रोगियों में वात दोष प्रधान होता है, उनका अनुपान होता है सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मरेयक, मेदक, धान्य अम्ल, फल अम्ल और दध्य अम्ल। ये सारे जो होते हैं वात दोष के अनुपान होते हैं। फिर पित्त दोष में हमें मुनक्का, आमलक, मधु, मधुक, परुषक, पाणित और क्षीर आदि के साथ जो है वामक द्रव्यों को देना चाहिए। फिर उसके बाद कफ दोष में हमें मधु, मूत्र और श्लेष्महर कषाय के साथ वामक द्रव्यों का अनुपान कराना चाहिए। टॉपिक हम देखते हैं आतुर सिद्धता। पूर्व कर्म में हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहला था संभार संग्रह, दूसरा था आतुर परीक्षा, और तीसरा टॉपिक था उसमें आतुर सिद्धता। ठीक है, आतुर सिद्धता में अगर हम देखें तो इसमें सम्यक दीपन पाचन के उपरांत ही हमें वमन कर्म कराना चाहिए। फिर दूसरी बात, स्नेहपान के बाद हमें वमन कर्म कराना चाहिए, और जब तक कि सम्यक स्निग्ध लक्षण ना उत्पन्न हो जाए तब तक हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक दीपन पाचन हो जाता है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद ही हमें वमन कर्म कराना चाहिए। सब वमन कर्म कराने से पहले हमें स्नेहपान कराना चाहिए, और जब तक सम्यक स्निग्धता व्यक्ति में ना दिखने लगे, जब तक हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वमन कर्म के पूर्व कर्म कंप्लीट होते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं प्रधान कर्म के बारे में। तो वामक योग निर्माण विधि एवं वमन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रधान कर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। वमन कराने वाली औषध पिलाने के बाद से जब तक वमन का वेग पूरा नहीं होता, इस बीच जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी प्रधान कर्म में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वामक योग निर्माण विधि होती है। जो भी वमन उपयोगी औषधियाँ होती हैं उनका चयन करते हैं, फिर उनका मिश्रण करते हैं, काढ़ा, चूर्ण या कल्क तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद वमन विधि एवं प्रधान कर्म क्या होते हैं। रोगी को वमनकारी औषध पिलाई जाती है। वमन वेग आने तक प्रतीक्षा, जब तक वमन वेग आता है तब तक उसके लिए वेट किया जाता है। वमन वेग की समाप्ति तक उसकी व्यक्ति की देखभाल की जाती है। तो ये सारे आते हैं प्रधान कर्म में।
फिर हम देख लेते हैं वामक योग हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो वामक योग जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें मधु और सेंधव जो है मिक्स कर देना चाहिए। सभी वामक योगों में कफ के विलयन एवं छेदन हेतु मधु और सेंधव लवण का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हम वामक योग बना रहे हैं उसमें हमें अगर कफ का विलयन करवाना है, उसका छेदन करवाना है, तो उसमें हमें मधु और सेंधव लवण जो है वामक योगों में मिक्स कर देना चाहिए। फिर उसके बाद यह विरोधी नहीं होते हैं, क्योंकि मधु और सेंधव लवण जो होते हैं वो विरोधी नहीं होते हैं। यह बिना पाक के ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम इनको मिक्स कर सकते हैं वामक योगों में। ठीक है, हम देख लेते हैं प्रायोगिक योग हम किस तरीके से बना सकते हैं। हमें अगर किसी की वमन क्रिया करानी है, वमन कर्म कराना है, तो उसके लिए हम औषध कैसे बनाएंगे, मतलब वमन औषध योग कैसे बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं हम। तो मदन फल हमें लेना है 6 से 12 ग्राम। फिर उसके बाद वचा लेना है हमें 2 से 3 ग्राम, सेंधव लवण 1.5 टू 3 ग्राम लेना है, और मधु लेना है हमें 20 ग्राम से 30 ग्राम आवश्यकता अनुसार। इससे हमारा जो है प्रायोगिक योग बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रधान कर्म भी कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पश्चात कर्म। वमन कर्म के पश्चात कर्म क्या होते हैं? इसमें सर्वप्रथम हमें जैविक मापन करना चाहिए, मतलब वाइटल रिकॉर्डिंग्स लेने चाहिए, जैसे कि रक्त भार मतलब बीपी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, नाड़ी आदि मतलब हार्ट रेट, इन सब का एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कि वमन क्रिया के बाद ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल है या नहीं है। फिर वमन होने के पश्चात रोगी के लक्षणों को ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। जो भी रोगी में हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं वमन कर्म के बाद, उनका सही तरीके से हमें एग्जामिनेशन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। हीन योग के लक्षण होने पर पुनः वामक द्रव्य औषध देनी चाहिए। अगर हमें वमन के हीन योग दिख रहे हैं कि सही तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि वमन नहीं हुआ है, तो हमें फिर से पुनः वामक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए था। अति योग होने पर वमन क्रिया को रोक देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि वमन क्रिया जो है अति योग हो गया है उसका, तो हमें तुरंत ही वमन क्रिया को रोक देना चाहिए। अति योग का निवारण करना चाहिए औषध देकर, और व्यक्ति को विश्राम कराना चाहिए। तो ये सारे हो गए पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जब वमन बंद हो जाए तब से लेकर प्राकृतिक भोजन लेने तक। जैसे ही जो वमन का वेग है वो बंद हो गया है, और जब तक जो व्यक्ति है वो प्राकृतिक भोजन नहीं ले रहा है, उस टाइम की जो बीच की काल विधि होती है ना, उसको हम कहते हैं पश्चात कर्म। फिर उसके बाद जो कर्म किए जाते हैं उन्हें हम पश्चात कर्म कहते हैं, जैसे कि धूमपान करा सकते हैं, संयम नियम, संसर्जन क्रम और संतर्पण। तो ये सारे हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें पश्चात कर्म में वमन क्रिया के बाद धूमपान कराना चाहिए व्यक्ति को। स्नेहिक धूमपान कराना चाहिए हमें वातज प्रकृति के व्यक्तियों। फिर वैरेचनिक धूमपान हमें कफ पित्त प्रकृति व उत्कृष्ट दोष में कराना चाहिए, और प्रायोगिक धूमपान हमें समदोष प्रकृति उपशमन के लिए तथा स्वस्वरत को ठीक कर रखने के लिए कराना चाहिए। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं धूमपान कराने से लाभ क्या होते हैं। धूमपान गले की पिच्छलता, खसखसाहट, कफ लिप्तता का नाश करता है। फिर कंठ मुख नासिका के द्वार को शुद्ध करता है धूमपान, और वमन पश्चात जो कफ रह जाता है उसका शमन भी करता है। फिर पश्चात कर्म का जो सेकंड टॉपिक था वो था संयम नियम। तो हमें किस चीज़ का संयम नियम रखना चाहिए वमन कर्म के बाद, जैसे कि हाथ पैर को प्रक्षालित करना चाहिए रोगी का, निवात गृह में रखकर शिक्षा देनी चाहिए रोगी को, ऊंचा बोलने से मना करना चाहिए, अधिक बैठना, अधिक खड़ा रहना, अधिक चलना, ये सब क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्रोध, शोक, अति शीत, ओस, प्रवान सवारी से चलना, स्त्री प्रसंग, ठीक है, रात में जागरण, तो ये सारे चीज़ों का हमें संयम नियम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है जिसने वमन कर्म कराया है उनको इन सारी बातों का संयम नियम करके चलना चाहिए। कुछ और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं संयम नियम के, जैसे तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना, अधिक देर तक नहीं बैठना, अधिक समय तक खड़े नहीं रहना, अधिक ना चलना, रात्रि जागरण ना करना, व्यवाय ना करना, क्रोध ना करना, शोक ना करना, अधिक शीत धूप में ना रहना, ओस आंधी से बचना, वेग संधारण एवं अप्रवृत्त बलो वेग संधारण एवं अप्रवृत्त वेगों को बलात् प्रवृत्त ना करना, देवाशयन ना करना, संयोग संस्कार वीर्य विरुद्ध भोजन ना करना, अकाल अहितकर भोजन आदि को आचरण में नहीं लेना। तो ये सारे संयम नियम जो है व्यक्ति को करने चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक था पेयादि संसर्जन क्रम एवं तर्पण आदि क्रम। वमन होने के बाद आमाशय में क्षोभ होने के कारण रोगी की अग्नि मंद हो जाती है। जब हम वमन क्रिया कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आमाशय में जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। अतः अग्नि की रक्षा हेतु लघु आहार का सेवन करना चाहिए। अग्नि
जिससे मंद हुई अग्नि को पेयाविलेपी आदि के द्वारा जो है फिर से प्रदीप्त किया जाता है। शोधन, वमन, विरेचन के द्वारा शरीर में दोष हरण हो जाते हैं, जिससे अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए पेया आदि क्रम देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें संसर्जन क्रम में पेया आदि का जो है व्यक्ति को देने चाहिए, पेया और विलेपी का सेवन कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो वमन क्रिया करने के बाद अग्नि मंद हो गई है तो वो वापस से प्रदीप्त हो जाती है। फिर आता है संतर्पण क्रम। इसमें आचार्य चरक ने कहा है कि जिस रोगी के कफ पित्त का शोधन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उनमें हमें संतर्पण कर्म कराना चाहिए। कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कफ पित्त का सही तरीके से शोधन नहीं हो पाया है, तो उनको हमें संतर्पण कर्म कराना चाहिए। जो जो मद्य पीने वाले हों उन्हें भी हमें संतर्पण कर्म कराते हैं, या वात पित्त प्रकृति के होने पर भी हमें संतर्पण कर्म कराना चाहिए। उसे तर्पण आदि के क्रम के साथ-साथ पथ्य देना चाहिए। तो ये सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों में हमें संतर्पण क्रम कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम कुछ वमन के द्रव्य देख लेते हैं कि वमन की क्रिया को इंड्यूस करने के लिए हमें कौन से द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मदन फल, जीमूतक, इंद्रयव, धामार्गव, कुटच, कृतवेधन, वचा, देवदाली। ये सारे जो द्रव्य होते हैं, ये सारे क्या करते हैं कि वमन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है? तो ये सारे द्रव्यों का हमें वमन क्रिया में प्रयोग करना चाहिए। हम ये देख लेते हैं कि वमन के उपद्रव के कारण क्या होते हैं, कि ये सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हो सकता है इनसे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो जाए। तो उसका कारण क्या होता है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने का? तो सबसे पहले वैद्य द्वारा विधि पूर्वक वमन ना कराना, या तो फिर परिचारक द्वारा औषध का ठीक ढंग से योग नहीं बना पाना, या तो औषधि ठीक से नहीं बनाई। फिर उसके बाद औषधहीन या अति मात्रा में प्रयुक्त करना, या तो फिर औषध को हीन मात्रा में प्रयोग किया है, या तो बहुत ज़्यादा अति मात्रा में औषध का प्रयोग किया गया है। उससे जो है उपद्रव जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर व्यापत उत्पन्न हो गए, मतलब कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गए, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? शीतल जल से परिषेक करना चाहिए। उद्गार व मूर्छा के लिए हमें धनिया, नागरमोथा, मधुक और रसंजन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। यदि जीवा भीतर चली गई है तो स्निग्ध अम्ल लवण युक्त रुचिकर सूप, मांस रस या कवल धारण तथा रोगी के सामने अम्ल रस फल खाने से उसकी जिह्वा जो होती है वो बाहर आ जाती है। फिर यदि जीवा बाहर हो गई है तो मुनक्का व तिल कल्क का लेप लगाकर पुनः अंदर कर देनी चाहिए जीवा को। और सामान्य अगर उपाय हम देखें तो शीतल जल से परिषेक करना चाहिए और घी और चीनी मिश्रित करके व्यक्ति को देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट अप करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।